बजाज सागर बांध। और ये पूछ ले आपसे राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, ये जाखम बांध है जो जाखम नदी पर है राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में। और ये क्वेश्चन पूछ ले राजस्थान का सबसे बड़ा बांध बताइए आप, तो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी पर है। तीनों क्वेश्चनों के कंसेप्ट फिर से क्लियर करें। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, माही बजाज सागर बांध जो बांसवाड़ा में है और माही नदी पर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा, सबसे ऊंचा बांध ये जाखम बांध है, प्रतापगढ़ जिले के जाखमपुरा गांव या अनोपपुरा गांव में है और ये जाखम नदी पर है। 81 मीटर ऊंचा है दोस्तों। यदि आपसे क्वेश्चन पूछते राजस्थान का जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो ये राणा प्रताप सागर बांध है जो चित्तौड़गढ़ जिले में है और चंबल नदी पर है। पूछ क्या रहा है, उस माही नदी के बारे में पूछ रहा है कि माही नदी के मैदान को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। तो एक बात तो आपके समझ में आई गई होगी कि माही नदी राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में मुख्य रूप से बहती है। तो देखिए आगे, क्या इसे मालपुरा का मैदान कहते हैं, झज्जर का मैदान कहते हैं, या दोस्तों मेवाड़ का मैदान कहते हैं, या दोस्तों छप्पन का मैदान कहते हैं। अपना राइट आंसर है दोस्तों छप्पन का मैदान। छप्पन के मैदान का दूसरा नाम है बाठी का मैदान। इसे छप्पन का मैदान भी कहते हैं और बाठी का मैदान भी कहते हैं। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में माही नदी के अपवाह क्षेत्र को या माही नदी के द्वारा निर्मित मैदानों को छप्पन का मैदान या बाठी का मैदान कहा जाता है। कंसेप्ट क्लियर है ना दोस्तों, ठीक है। इन दो का भी ध्यान रखना, मालपुरा का मैदान और मेवाड़ का मैदान। जो बनास नदी है ना अपनी दोस्तों, बनास नदी के मैदानी भाग को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक तो ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाले पार्ट का भाग। नीचे वाले पार्ट के भाग को दोस्तों मेवाड़ का मैदान कहते हैं जो राजसमंद चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा जिलों में है। जो ऊपर वाला मैदान है दोस्तों उसे करौली मालपुरा का मैदान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें। सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन कौन सी नदी करती है, सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन कौन सी नदी करती है। अवनालिका अपर्दन जानते हो क्या दोस्तों, यदि इसके बारे में आपको और ज्यादा डिटेल्स से पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी जो पाठ्यक्रम है अपना कक्षा 11 की ज्योग्राफी की पुस्तक पढ़ सकते हो दोस्तों। उसमें बहुत ही शानदार तरीके से दिया गया है इसके बारे में। आपको मैं ही समझा देता हूं दोस्तों, ध्यान देके समझ लीजिए आप। होता क्या है दोस्तों, चंबल नदी तेज बहाव में बहती है और तेज बहाव में बहने के कारण दोस्तों ये अपने साथ जब मर्दा अपर्दन करती है, मर्दा अपर्दन दो प्रकार से होता है। एक तो पवन के द्वारा अपर्दन होता है, यानी पवन के द्वारा मिट्टी का उड़कर एक स्थान से दूसरा स्थान पर चले जाना। एक दूसरा होता है दोस्तों जल अपर्दन। जल अपर्दन में क्या होता है, मर्दा पानी के साथ बहकर चली जाती है। तो राजस्थान के कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिलों में जब चंबल नदी तेज बहाव में बहती है तो दोस्तों मर्दा का गहरा अपर्दन कर देती है, यानी अपने मार्ग में गहरी नालियां बना देती है दोस्तों। और जो गहरी नालियों वाला अपर्दन होता है ना, उसी को दोस्तों अवनालिका अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवनालिका अपर्दन। तो पूछ रहा है सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन पूरे भारत में, केवल राजस्थान में नहीं पूरे भारत में दोस्तों अवनालिका अपर्दन के लिए जो नदी जानी जाती है या जो नदी प्रसिद्ध है या जो कुख्यात नदी है उसका नाम है चंबल नदी। क्या नाम है भाइयों, चंबल नदी राजस्थान में सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन करती है। अवनालिका अपर्दन एक जल अपर्दन का प्रकार है। बनास नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी ये दोस्तों अवनालिका अपर्दन के लिए नहीं जानी जाती। बनास नदी को वर्णासा नदी कहते हैं भाई। बनास नदी को कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है, वर्णासा या बन की आस। वर्णासा या बन की आस कौन सी नदी को कहते हैं भाई, बनास नदी को। बनास नदी राजस्थान में कहां से निकलती है, बनास नदी राजस्थान में खमनोर की पहाड़ियां जो राजसमंद जिले में है वहां से निकलती है दोस्तों। और बनास नदी सवाई माधोपुर जिले का जो रामेश्वरम स्थान है ना, उस रामेश्वरम स्थान पे जाके चंबल नदी में मिल जाती है। अतः बनास नदी का उद्गम तो होता है खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से, और बनास नदी अपना जल डालती है सवाई माधोपुर में चंबल नदी में, जो इस नदी का संगम हो गया। आगे देखें, नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी। यदि आपने भारत की ज्योग्राफी ठीक से पढ़ी है दोस्तों मेरे द्वारा, तो आपको इस पहाड़ी का पता पूरी तरीके से होगा। बता दीजिए आप, अमरकंटक की पहाड़ी कौन से राज्य में है,
अमरकंटक की पहाड़ी वर्तमान समय में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। कौन से राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में। कई जगह दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी को मध्य प्रदेश में बताया गया है, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है भाई। सन 2000 से पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था, तो वो क्वेश्चन दोस्तों उस समय के छपे हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखना, घबराना ही नहीं है। यदि ऑप्शन में आपसे क्वेश्चन पूछ ले अमरकंटक की पहाड़ी कहां स्थित है, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य नहीं है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना ऐसे राज्य आ गए ना, तो मध्य प्रदेश आपका सही आंसर होगा। और यदि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ऑप्शन में हो ना, तब छत्तीसगढ़ ही चॉइस करना, क्योंकि वर्तमान स्थिति के हिसाब से अमरकंटक की पहाड़ी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसी अमरकंटक की पहाड़ी से दोस्तों 3 नदियां निकलती है। कितनी नदियां? 3 नदियां। नदियां निकलना अच्छी बात है दोस्तों, एक पहाड़ी से 3 नदियां निकल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे खास बात क्या है इसकी, ये जो 3 नदियां निकलती है ना दोस्तों इस पहाड़ी से या इस पर्वत चोटी से, वो 3 अलग अलग दिशाओं में बहती है। 3 अलग अलग दिशाओं में। जैसे यहां से एक सोन नदी निकलती है, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर दोस्तों उत्तर की ओर चली जाती है और गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ऐसे ही अमरकंटक की पहाड़ी से दोस्तों एक नदी निकलती है महानदी, और यह महानदी दोस्तों पूर्व की ओर जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यहां से एक और नदी निकलती है दोस्तों नर्मदा नदी, जो पश्चिम की ओर चल के अरब सागर में जाके गिर जाती है। इसलिए 3 अलग अलग दिशाओं में जाती है दोस्तों, अलग अलग अपवाह तंत्रों में जाती है। कौन सी पहाड़ी की नदियां? अमरकंटक पहाड़ी की नदियां। तो नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, सोन भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और महानदी भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। उस अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली महानदी के बारे में भी आप ध्यान रखना। इसी महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध, जो राजस्थान का सबसे लंबा नहीं, पूरे भारत का सबसे लंबा नहीं, पूरी दुनिया का भी सबसे लंबा बांध है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले संसार भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? संसार का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। कौन से राज्य में? ओडिशा राज्य में। कौन सी नदी पर? महानदी पर। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध बताओ, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। कौन सा भाई? टिहरी बांध। कहां स्थित है ये? उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर स्थित है। भागीरथी गंगा की मूल धारा है, जो गौमुख या गंगोत्री मृत से निकलती है। कंसेप्ट क्लियर है ना भाइयों? ठीक है, एक लास्ट कंसेप्ट और क्लियर कर लो। यहां नर्मदा नदी आ गई ना सामने, तो रहा नहीं जा रहा दोस्तों मेरे से। नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो रिफ्ट घाटी से बहती है। रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियों के नाम बताओ, नर्मदा और ताप्ती। रिफ्ट या भ्रंश घाटी क्या होती है दोस्तों? 2 ब्लॉक पर्वत होते हैं साइडों में, और उन 2 ब्लॉक पर्वतों के बीच में एक तंग घाटी होती है, जिसे रिफ्ट घाटी कहते हैं या भ्रंश घाटी कहते हैं। तो रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। इन दोनों के बारे में एक और क्वेश्चन सुन लो यार भाई, रहा नहीं जा रहा, करूं क्या मैं? जितना ज्यादा कंटेंट आ रहा है एग्जाम के लायक, जो कंटेंट आते हैं ना, वो बताए बिना रहा ही नहीं जाता मेरे से। नर्मदा और ताप्ती भारत की ऐसी नदियां हैं जो नदमुख बनाती है, एस्चुरी बनाती है। अब नदमुख या एस्चुरी क्या होती है? जब नदियां मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाए। डेल्टा तो क्या होता है? जब नदी सागर में जाके मिलती है ना, तो अपने मुख को डायरेक्ट ऐसे सीधा ले जाके नहीं बना देती, अपने मुख को फैला लेती है, यानी सागर में मिलते समय अपने अपवाह क्षेत्र को फैला लेती है, जिसे डेल्टा कहते हैं। आगे बात समझो। लेकिन ऐसी नदियां जो डेल्टा नहीं बनाए और डायरेक्ट चट्टान से नीचे झरने की तरह गिर जाए, डायरेक्ट सागर में गिर जाए, ऐसी आकृति को नदमुख या जवार नदमुख या एस्चुरी कहा जाता है। तो नर्मदा और ताप्ती भारत में एस्चुरी या नदमुख बनाने वाली नदियां हैं। चंबल नदी पूछ क्या रहा है ये अपने से दोस्तों? चंबल 2 बार डाल दिया कि इसमें ऑप्शन में? रहने दो दोस्तों, कोई भी ऑप्शन आ सकता है। जैसे मान लीजिए चंबल, बनास, माही डाल दो, यहां माही डाल देता हूं। यदि चंबल आपने पहले पढ़ लिया तो क्यों पढ़ रहे हो बार बार चंबल के बारे में? चंबल नदी के बारे में कितनी जानकारी लोगो, ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहिए आपको तो दोस्तों राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ाऊंगा ना मैं। यदि यही सारी नदियां पढ़ा दी तो फिर वहां पर क्या पढ़ाऊंगा मैं? माही नदी के बारे में डिटेल्स में बता दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अरावली पर्वतमाला को आड़ा वाला पर्वत कहां कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कई जगह दोस्तों इस बारे में पूछा गया है। आड़ा वाला, अरावली पर्वतमाला को आड़ा वाला पर्वत कहते हैं सीकर जिले में, अजमेर जिले में, अलवर जिले में या फिर उदयपुर जिले में? बताइए, आप बताइए, देखिए सोच के बताइए दोस्तों, क्योंकि मैं इसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूं।
बार बार कितनी बार पढ़ाऊंगा ऐसे बताइए। जब अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ाया था ना तो दोस्तों इसका मैंने सही सही आंसर आपको बता दिया था। थोड़ा बहुत आप भी तो जोर डालिए अपने दिमाग पे, या सारा मेरे से ही सुनते रहोगे या मेरे से ही पढ़ते रहोगे। दोस्तों केवल मेरे ही पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपको भी कुछ करना होगा। जो पढ़ाता हूं उसका बार बार रिवाइज किया करो दोस्तों, ताकि आपके कंटेंट हमेशा हमेशा के लिए स्थायी हो जाए। बता देता हूं दोस्तों, अरावली पर्वतमाला को आड़ावाला कहा जाता है। राजस्थान के कौन से जिले में कहा जाता है भाई आड़ावाला? राजस्थान के बूंदी जिले में कहा जाता है भाई। कौन सी जिले में कहा जाता है? बूंदी जिले में। ऑप्शन डाला नहीं, दूसरा ऑप्शन डाल दिया जल्दबाजी में। तो अरावली पर्वतमाला को आड़ावाला कहा जाता है दोस्तों बूंदी जिले में। कौन से जिले में कहा जाता है? बूंदी जिले में, या ये कह सकते हैं बूंदी जिले में अरावली को आड़ावाला पर्वत कहते हैं। बाकी जिलों के बारे में भी बता देता हूं। अरावली को उदयपुर में गिरवा की पहाड़ियां कहते हैं। गिरवा की पहाड़ियां कहां है भाई? उदयपुर में। पूछ ले आपसे, राजस्थान में तस्त्रीनुमा पहाड़ियां कहां पर स्थित है? उदयपुर जिले में। लेकिन तस्त्रीनुमा जिला कौन सा है? सीकर जिला। तस्त्रीनुमा यानी प्यालीनुमा जिला, तो प्यालीनुमा जिला भी सीकर है। तस्त्रीनुमा पहाड़ियां यानी प्यालीनुमा पहाड़ियां ये उदयपुर जिले में है। बूंदी जिले में तो दोस्तों हर्षनाथ की पहाड़ियां हैं, उदयनाथ की पहाड़ियां हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है उदयनाथ की पहाड़ियां। पूछ ले आपसे, उदयनाथ की पहाड़ियां राजस्थान के कौन से जिले में है? अलवर जिले में है। अलवर जिले में दोस्तों सरिस्का अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है? सरिस्का अभ्यारण्य है। अजमेर, अजमेर में दोस्तों गढ़वीठली पहाड़ी है। अजमेर में कौन सी पहाड़ी है भाई? गढ़वीठली पहाड़ी। और इस पहाड़ी पर स्थित है तारागढ़। कौन सा दुर्ग है भाई? तारागढ़। क्वेश्चन आ जाए, तारागढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? गढ़वीठली पहाड़ी पर। या गढ़वीठली पहाड़ियां कहां पर है? अजमेर जिले में। ध्यान रखें, अजमेर जिले में अरावली का न्यूनतम विस्तार है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार भी कौन से जिले में है? अजमेर जिले में है। जबकि अरावली पर्वतमाला का सबसे ज्यादा विस्तार कौन से जिले में है? सबसे ज्यादा विस्तार उदयपुर जिले में है। तो यहां एक और कंसेप्ट क्लियर करें, अरावली पर्वतमाला की सबसे ज्यादा ऊंचाई कौन से जिले में है? दोस्तों सिरोही जिले में है। जहां गुरु शिखर होगी ना, वही स्थान अरावली का सबसे ऊंचा स्थान होगा, तो वो सिरोही जिले में है। और सिरोही जिले में अरावली की सबसे ऊंचा स्थान वाला हो गया। एक दोस्तों सीकर, सीकर में अरावली की पहाड़ियों को माल खेत की पहाड़ी कहते हैं भाई। क्वेश्चन आपसे पूछ ले, माल खेत की पहाड़ियां कहां स्थित है? अरावली में है। और माल खेत की पहाड़ियां अरावली पर्वतमाला का हिस्सा तो है, लेकिन राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है? सीकर जिले से संबंधित है। देखो माल खेत, माल क्या होता है भाई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माल, माल के बारे में ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है मेरू क्या है, माल क्या है। माल तो कहते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश को। माल तो किसे कहा जाता है? अरावली पर्वतीय प्रदेश को। और मेरू किसे कहा जाता है भाई? नहीं, ये गलत बता दिया मैंने आपको। माल, माल दोस्तों हाड़ौती के पठार को कहा जाता है। माल किसे कहा जाता है? हाड़ौती के पठार को कहा जाता है, जिसमें कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ ये 4 जिले आते हैं। जबकि आपसे क्वेश्चन पूछ ले मेरू किसे कहा जाता है? मेरू, मेरू दोस्तों अरावली को कहा जाता है। मेरू तो किसे कहा जाता है? अरावली को। माल किसे कहा जाता है? हाड़ौती को। और थार के मरुस्थल की यदि बात करें तो उस प्रदेश को कहा जाता है मरु। 3 भौगोलिक नाम चर्चित है राजस्थान में, मरु, मेरू और माल। मरु यानी थार का मरुस्थल, मेरू यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश, और माल यानी हाड़ौती का पठार। क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन देखें। कॉफी की सबसे बढ़िया किस्म कौन सी है? सर्वोत्तम यानी सबसे बढ़िया किस्म, एकदम टॉप किस्म कौन सी है कॉफी की? क्या माही कंचन है? कॉफी तो जानते हो ना, कहवा, यानी कॉफी, कहवा एक पेय फसल है जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहां होता है भाई? कर्नाटक राज्य में। दुनिया के बारे में पूछ ले आपसे कि दुनिया में बताइए सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहां होता है? तो ब्राजील देश में होता है भाई। और कॉफी ब्राजील देश का ही पौधा है मूल रूप से। सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन ब्राजील में होता है। कॉफी पौधा भी कहां का है? ब्राजील का है। ब्राजील में दोस्तों एक कॉफी का बाजार लगता है जिसे कहा जाता है साओ पाउलो, यानी दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी की मंडी है साओ पाउलो, जो ब्राजील देश में ही स्थित है। और कॉफी का सबसे ज्यादा आयात निर्यात, कॉफी का सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय व्यापार जिस बंदरगाह से किया जाता है उसका नाम है सेंटोस। और यह सेंटोस बंदरगाह भी ब्राजील देश में ही स्थित है। ध्यान दें, सर्वाधिक कॉफी
की जो सबसे बढ़िया किस्म है वह कौन सी है? माही कंचन, माही धवल, माही सुगंधा, अरेबिका। ये सही है दोस्तों, अरेबिका। दुनिया की जो सबसे बढ़िया किस्म की कॉफी है वो अरेबिका किस्म की होती है दोस्तों। ध्यान रखें, इस अरेबिका किस्म की कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत देश करता है, इंडिया। दुनिया में सबसे ज्यादा अरेबिका किस्म की कॉफी का उत्पादन कौन सा देश करता है? भारत करता है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी से जो मुनाफा होता है वो भारत ही कमाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहां सबसे उत्तम किस्म की कॉफी का उत्पादन किया जाता है। जबकि आपसे यह पूछ ले सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कौन से देश में होता है? ब्राजील में होता है। भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहां होता है? कर्नाटक राज्य में होता है। यहां ये तीन ऑप्शन देखे दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अच्छे अच्छे चक्री हो जाएंगे दोस्तों। बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो डीप तैयारी करते हैं ना, वो भी दोस्तों यहां चक्री हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तीनों नाम तो देखो आप, तीनों नाम माही कंचन, माही धवल और माही सुगंधा मिलते जुलते नाम है। तीनों के पहले माही नदी का नाम लगा हुआ है। इनमें से क्वेश्चन पूछता है माही कंचन किसकी किस्म है, माही धवल किसकी किस्म है और माही सुगंधा किसकी किस्म है। देखिए दोस्तों, माही कंचन और माही धवल ये दोनों तो है मक्का की। ये दोनों तो किसकी किस्में है भाई? मक्का की। जबकि जो माही सुगंधा है ना, ये दोस्तों मतलब कि ये दोस्तों चावल की किस्म है। चावल की क्या? चावल की किस्म है। तो माही सुगंधा तो किसकी किस्म है भाई? चावल की किस्म है। और माही धवल और माही कंचन ये किसकी है? मक्का की। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा जो चावल का उत्पादन होता है ना, चावल का उत्पादन, ये दोस्तों वेस्ट बंगाल राज्य में होता है, पश्चिम बंगाल राज्य में। एक वर्ष में दोस्तों यहां पर तीन चावल की खेती कर ली जाती है, जिसे अमन, बोरो और ओस कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि पश्चिम बंगाल राज्य में चावल की कौन कौन सी तीन किस्में उगाई जाती हैं? अमन, बोरो और ओस। अगला क्वेश्चन देखिए, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? या रेशम कीट पालन को किस नाम से जाना जाता है? क्या इसे पीसी कल्चर कहते हैं, एपीकल्चर कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है, या फिर हॉर्टिकल्चर कहा जाता है? दोस्तों ये फसलों के जो आधुनिक रूप है वो माने जाते हैं। यानी विशेषीकृत कृषि होती है दोस्तों, जो स्पेशल कृषि होती है ना, जो किसी एक के उत्पादन के लिए ही जानी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, पीसी कल्चर होता है, इसमें केवल मछली का उत्पादन होता है। यानी विशेष कृषि हो गए ना ये, मतलब कृषि तो नहीं है दोस्तों, ये एक प्रकार से मतलब जीवों का पालन हो गया। मछली पालन प्राथमिक क्रिया है। कृषि हो गया, खनन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, ये सभी दोस्तों प्राथमिक सेक्टर में आते हैं, प्राथमिक क्रिया में आते हैं या प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। द्वितीयक व्यवसाय में कौन आता है दोस्तों? इसमें विनिर्माण और उद्योग आते हैं। फिर तृतीयक व्यवसाय में कौन आते हैं? तृतीयक व्यवसाय में दोस्तों, तृतीयक व्यवसाय को सेवा सेक्टर कहा जाता है। पूछ लिया जाता है बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में कि सेवा सेक्टर के नाम से कौन से व्यवसाय को जाना जाता है? तीसरे व्यवसाय को जाना जाता है। इसमें व्यापार, वाणिज्य, संचार, परिवहन आदि सेवाएं आती है दोस्तों। तो पीसी कल्चर मछली पालन को कहते हैं। एपीकल्चर कहते हैं दोस्तों मधुमक्खी पालन को। एपीकल्चर किसे कहते हैं? मधुमक्खी पालन को। मधुमक्खी का पालन क्यों करते हैं भाई? शहद पालन के लिए। किसके लिए? शहद पालन के लिए। तो क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि शहद पालन की विशेष कृषि पद्धति को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। एपीकल्चर को मधुमक्खी पालन भी कहते हैं और शहद पालन भी कहते हैं। जो सेरीकल्चर है वो अपना सही जवाब है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। मधुमक्खी या शहद पालन को एपीकल्चर कहा जाता है और मछली या मत्स्य पालन को पीसीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर को तो बागवानी कहते हैं भाई। हॉर्टिकल्चर किसे कहा जाता है? बागवानी को। या बागवानी कृषि से संबंधित विशेषीकृत कृषि कौन सी है? बागवानी कृषि को कहते हैं भाई साहब हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन देखें, पूर्वी मैदानी प्रदेश में कितने जिले आते हैं? दोस्तों ये आप जरूर ध्यान रखना, एक बार पहले भी बता चुका हूं इसके बारे में कि इन दो आंकड़ों का तो विशेष ध्यान रखना, रट लेना दोस्तों इन दोनों आंकड़ों को कि थार के मरुस्थल में कितने जिले आते हैं? 12 जिले आते हैं। अरावली में कितने जिले आते हैं? 13 जिले आते हैं। और पूछ क्या रहा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में कितने जिले आते हैं? पूर्वी मैदानी प्रदेश में आते हैं भाई साहब 10 जिले। बच गया एक ही भौतिक प्रदेश, हाड़ौती का पठार, जिसे दक्षिणी पूर्वी पठार भी कहते हैं।
हाड़ौती के पठार में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 7 जिले। दोबारा देखें, कंसेप्ट क्लियर करें। थार के मरुस्थल में जिलों की संख्या 12, अरावली पर्वतीय प्रदेश में जिलों की संख्या 13, हाड़ौती के पठार में जिलों की संख्या 7, पूर्वी मैदानी प्रदेश में जिलों की संख्या 10। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 33। 33वां जिला कौन सा बना? प्रतापगढ़ बना। ध्यान रखना दोस्तों, और यह भी आप ध्यान रखना कि राजस्थान के बीच में स्थित जिले कितने हैं? 8। राजस्थान में वह जिला कौन सा है जो सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है? पाली जिला है। कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर